यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। अब मैं जो आपको ये आज एक आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, जो कि इसका पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। राइट, तो आप जानते ही हैं ये बात। इसमें ये क्वेश्चन बिट क्वेश्चन के नाम से इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं, जो कि कट्स बाय द विजयवाड़ा चैप्टर, एंड दीज एमसीक्यूज आर इन फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू। तो बिट क्वेश्चन आर नॉट नथिंग बट दे आर द एमसीक्यूज। एंड इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपके जो है अभी तक इसमें 98 सवाल हैं टोटल। अगर आप वीडियो में देखेंगे, सॉरी, टोटल जो आपके 98 सवाल इन्होंने 98 रिलीज हैं इसमें पेपर में। हमने आपको 1 से 30 तक अपनी वीडियो की पार्ट ए में करा दिया था, और 31 टू 50 तक पार्ट बी में करा दिया था। मैं आपको 31 से लेके, सॉरी, 51 से आगे आगे लेके चलता हूँ। कितने से आगे? 51 से आगे लेके चलता हूँ। राइट, तो चलते हैं 51 से आगे। तो 51 नंबर का सवाल क्या है? व्हेन द allocation service department when allocation service department goes to production department, the method does not consider the different cost behavior pattern is। तो ये एक थ्योरेटिकल टाइप का सवाल है। ये कह रहा है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट अलोकेट करता है, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट अलोकेट करता है, तो कह रहा है ऐसा इनमें से कौन सा मेथड है इन चार में से जो डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न को नहीं कंसिडर करता। तो वो हमें ढूंढना है। डिफरेंट मतलब वो डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से कॉस्ट को अलोकेट नहीं करता। तो मैं एक एक लेके चलता हूँ, चाहे तो मैं सीधे आंसर भी दे सकता हूँ। स्टेप मेथड क्या होता है? स्टेप मेथड में आप क्या है, सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे तो आप मान लीजिए एक रेट लगाते हैं, उसके बाद जब एक लेवल चेंज होता है तो आप जो है दूसरा रेट लगाने लगते हैं। तो जो ये आपका कॉस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं स्टेप मेथड में, इस वाले मेथड में आप कैसे करते हैं कि एक मान लीजिए ये प्रोडक्शन मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10,000। तो 10,000 से अगर ये ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसके बाद आपका रेट कुछ और हो जाएगा, वाई हो जाएगा मान लो, और 10,000 से नीचे है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है ये मतलब एक तरह का स्टेप मेथड कहलाता है। तो इसमें तो डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ये तो आंसर है नहीं। रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, मान लीजिए एक सर्विस डिपार्टमेंट ए है, एक सर्विस डिपार्टमेंट बी है। ए बी को कुछ सर्विसेज देता है, उसका एक रेट चार्ज करता है, बी ए को कुछ सर्विसेज देता है तो इसका एक रेट चार्ज करता है। तो इस मेथड को कहते हैं रेसिप्रोकल मेथड। इसमें भी आपके दो रेट होते हैं, तो ये डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न है। सिंगल रेट मेथड, तो यही आपका आंसर है, नाम से भी जाहिर हो रहा है। सिंगल रेट मतलब यूनिफॉर्म रेट इसमें रहता है, एक ही रेट रहता है। और ड्यूल रेट में क्या होता है, हम दो रेट से चार्ज करते हैं, किसी एक बेस को मान के डबल रेट लगाते हैं। तो आंसर इज सी। सी जो आपका है, आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको मेथड इसलिए एक्सप्लेन किए कि कई बार कुछ और भी पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा एक अवेयर रहें। एमसीक्यू में क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आपके पास कितनी कितनी बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की। तो 52 का क्या है, 52 करते हैं। एशलिन लिमिटेड हैज डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट जस्ट कंप्लीट द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट। इन्होंने पहली 4 यूनिट बनाई हैं, एक कोई नया प्रोडक्ट ये डेवलप कर रहे हैं, किया है इन्होंने, जिसकी इन्होंने फर्स्ट 4 यूनिट्स बनाई हैं। द फर्स्ट यूनिट टुक 2 आवर्स टू मैन्युफैक्चर एंड फर्स्ट 4 यूनिट टुगेदर टुक द 5.12 आवर्स टू प्रोड्यूस। तो इन्होंने क्या किया, पहली जब यूनिट बनाई, जब इन्होंने पहली एक यूनिट बनाई तो इसका कितना लिया इन्होंने, 2 घंटे। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट 4 बनाई तो उसमें कितना लिया, 4 के लिए इन्होंने कितना घंटा लिया इसमें, अब 5.12 इन 4 का लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कह रहा है लर्निंग कर्व बताना है, लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व के लिए मैं, मुझे लगता है आपको 3 4 5 सवाल करा चुका हूँ। लर्निंग कर्व को समझते हैं जल्दी से। लर्निंग कर्व ये मानता है कि जैसे आप कोई नया काम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है, जैसे ही आप उसमें ट्रेंड हो जाते हैं और आप प्रोडक्शन को अपना बढ़ाते रहते हैं तो आप ट्रेंड होते जाते हैं, आपका जो है लेबर का टाइम कम लगता है। जब लेबर का टाइम कम लगता है तो कॉस्ट भी कम लगती है। तो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई आप एक यूनिट बनाते हैं, इसमें आपके 2 घंटे लगते हैं। लर्निंग कर्व ये मानता है जब आप इस प्रोडक्शन को डबल करेंगे, दो करेंगे, तो आपका मान लीजिए लर्निंग कर्व जो है से मान लो 80% है, से 80% है मान लो, है, मैं एक आर्बिट्री फिगर ले रहा हूँ। तो आपका कितना घंटा लगना चाहिए, यहाँ 2 लग रहा था तो ये 2 के लिए 2 × 2 × 0.8 लगना चाहिए, अगर आपका लर्निंग कर्व 8 है, 80% या 0.8 है। राइट, तो
अच्छा, फिर आप अगर इसको और डबल करेंगे, मान लो 4 बनाएँगे, तो आपका रियल में टाइम कितना लगना चाहिए था? अगर आपका लर्निंग कर्व जो होता कुछ था ही नहीं या 1 होता, तो उस केस में आपको लगना चाहिए था 2 इंटू 2 इंटू 2, पहली पहली यूनिट 2, और ये आप या 4 डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 2 इंटू 4 इंटू इसको 0.8 इंटू 0.8। 0.8 में क्यों कर रहा हूँ कि आपका डबल प्रोडक्शन कितनी बार होगा, इनिशियल से ये डबल, एक बार ये डबल, तो ये 2 बार फैक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये लर्निंग कर्व होता है। तो ये तो मैंने आपको लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो इन्होंने जैसे बताया कि पहली यूनिट जो है 2 घंटे लेती है और 4 यूनिट जो है वो 5.2 लेती है। तो मान लो लेट आपका लर्निंग कर्व मान लो ए है। ठीक है, मान लो ए है, तो आपका क्या होना चाहिए बेसिकली इस केस में? भाई आपका क्या होना चाहिए, पहली यूनिट ने आपका जो टाइम लिया है वो लिया है 2 घंटे। ठीक है, और लर्निंग कर्व है आपका ए। तो दूसरी जो फोर्थ यूनिट है वो कितना लेना चाहिए? चलो मैं वैसे ही करके बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। पहली यूनिट ने कितना लिया? 2 लिया। ठीक है, तो जब आपने डबल किया तो कितना लेना चाहिए था? 2 इंटू 2 इंटू लर्निंग कर्व। ठीक है, अब आपने 4 किया तो कितना लेना चाहिए था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लर्निंग कर्व, तो ये लेना चाहिए था। ठीक है, अब ये जो टाइम है, ये वाला टाइम जो है, ये कितने के बराबर है? ये है 5.12 के बराबर है। ये कितने के बराबर है? 5.12 आवर्स के बराबर है। तो ये लर्निंग कर्व ए निकालना है। तो ए कितना हो जाएगा? देखो, ए हो जाएगा 5.12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये हो गया आपका, ये तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर में ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, या नीचे 8 आ जाएगा। तो जब इसका आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा, ये 80.64 आएगा बेसिकली। ये ए स्क्वायर कितना आएगा? 0.64 आएगा। एक मिनट कैलकुलेट करता हूँ मैं। ये तो ये आपका कितना आ रहा है? 0.64 आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं 0.64 आ रहा है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, तो आप ए करेंगे तो कितना आएगा? 0.8, यानी कि आपका लर्निंग कर्व कितना है? 80%। आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप और भी कोई एक ही जगह बी मान लो, बी की जगह जो भी आपको एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जैसे भी है आपको समझ में आए। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है कि लर्निंग कर्व का फैक्टर अगर प्रोडक्शन जितनी बार डबल हो रहा है, जैसे इसमें कितनी बार डबल हो रहा है? 2 बार डबल हो रहा है, तो इसको 2 टाइम्स फैक्टर डालना पड़ेगा। पहली यूनिट का रेट ये है, और डबल कितनी बार हुआ? 1 बार, 2 बार। ठीक है, तो इसको इक्वेट कीजिए। 5.12 यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको इक्वेट करने पे आपका लर्निंग कर्व आ जाएगा। राइट। अच्छा, अंकित लिमिटेड ऑपरेट थ्रूपुट कॉस्टिंग सिस्टम, थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, सॉरी, अंकित लिमिटेड ऑपरेट थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या मानता है? ये मानता है केवल मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल, बाकी को ये मानता है फिक्स। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कन्वर्जन कॉस्ट 20 रुपए है, और टाइम टू बोटलनेक रिसोर्स 10 मिनट्स है, तो रिटर्न पर आवर प्रोडक्ट। तो ये आई थिंक इस तरह का सवाल हमने किया था, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना है? बेसिकली कंट्रीब्यूशन पर बोटलनेक रिसोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा था कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा कि इसमें कन्वर्जन कॉस्ट काम ही नहीं आएगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होगी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपको करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा पर यूनिट का? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 75 माइनस 30। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल नहीं है, तो इसको लेंगे नहीं, मटेरियल कॉस्ट को ही लेंगे वेरिएबल में। तो कंट्रीब्यूशन आपका होगा 45 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 यूनिट 10 मिनट लेती है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर मिनट अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा सर? ये आएगा 45 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 4.5। ठीक है, 4.5 रुपीज पर मिनट। तो फिर ये कह रहा है कि इसको चाहिए घंटे में, तो घंटे में निकाल दो 4.5 इंटू 60 है कंट्रीब्यूशन पर आवर अगर निकालोगे तो। और ये आवर क्या है? बोटलनेक रिसोर्सेज है। ठीक है, बोटलनेक रिसोर्सेज वो होता है जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो 4.5 इंटू 60 अगर करेंगे तो दिस कम्स टू 270। ठीक है, 270। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है? ये वाला। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि मटेरियल कॉस्ट ही इसमें केवल जो होती है वो कैसी होती है? मटेरियल कॉस्ट ही इसमें वेरिएबल होती है, बाकी सारी कॉस्ट फिक्स मानता है ये थ्रूपुट
कॉस्टिंग वाला सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूँ जिसका नंबर है 54। ए कंपनी हैज ए कैपेसिटी टू मेक द 4 लाख यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। 4 लाख यूनिट ये बना सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है। इट हैज नोटेड इट हैज noted from market condition that at price of rupees 50 per unit it can sell 1 lakh units, but demand would be doubled for each 5 rupees fall in the selling price। ठीक है, 50 रुपए पे 1 लाख की यूनिट बेच सकते हैं। इनकी इनकी जो कैपेसिटी है 4 लाख है। ये 50 रुपए जब प्राइस रखते हैं तो ये 1 लाख बेच पाते हैं। लेकिन इनका एक ये इन्होंने डिमांड कर्व से निकाला कि अगर आप 5 रुपए कम कर दें तो डिमांड जो है डबल हो जाती है। अब इनको मिनिमम मार्जिन 25% चाहिए। मिनिमम मार्जिन ऑफ 25% इज रिक्वायर्ड। टारगेट कॉस्ट क्या है? तो ये सवाल हमने पहले भी किया, उसमें कुछ ये नंबरल वैल्यू अलग थी। तो टारगेट कॉस्ट के लिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि जो आपका टारगेट कॉस्ट क्या होता है, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, टारगेट कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, जब ये 50 रुपए का भाव रखते हैं, ठीक है, तो ये कितनी यूनिट बेच पाते हैं? 1 लाख बेच पाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको 5 रुपए से कम करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ना डबल हम बेच पाएंगे। तो अगर मैं 45 कर दूंगा तो कितना मेरी बिक्री हो जाएगी? 2 लाख। ठीक है, और अगर मैं आपको और 5 रुपए कम कर दूंगा, 40 कर दूंगा, तो मेरी बिक्री कितनी हो जाएगी सर? मेरी बिक्री हो जाएगी 4 लाख यूनिट की। ठीक है, तो दैट मीन्स यही मेरी फुल कैपेसिटी है, ये रही। ठीक है, ये मेरी फुल कैपेसिटी है। तो टारगेट कॉस्ट कंपनी का फुल कैपेसिटी पे क्या है ये निकालना है। तो ये फिर ये फॉर्मूला लगा लीजिए। टारगेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? आपका टारगेट सेलिंग प्राइस तो ये आ गया, 40 पे करोगे और इसका 25% आपको चाहिए मार्जिन, है ना। 25% मार्जिन चाहिए, तो 40 इंटू 0.25। ठीक है, तो ये आपका 40 हो जाएगा, 40 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आपका टारगेट कॉस्ट हो जाएगा 30 रुपए पर यूनिट। ठीक है, टारगेट कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? 30 रुपए पर यूनिट। तो ये सवाल 2-3 बार पहले भी आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से ले लिया हूँ। और आप इसको पुरानी वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो आपका टारगेट सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 30 रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपको इसमें एक्सप्रेशन भी लिखनी होती है ना वहाँ पे एग्जाम में। 55 नंबर का सवाल है। 55 नंबर है, डिवीजन ए ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड। एक सिंगल ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल जो है इनकी 25,000 यूनिट है, डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपए का है, फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए की, रेजुअल इनकम 30,000 रुपए की है, नेट एसेट 10 लाख के हैं। द हेड ऑफिस असेस द डिविजनल परफॉर्मेंस बाय मेथड ऑफ द रेजुअल इनकम एंड यूजेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ठीक है, तो करना क्या भाई? करना है, आई थिंक इनका ये निकलवा रहा है, ये तो इसमें बताया नहीं करना क्या है। ए डिवीजन ए ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट एंड फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड। सेल इनकी 25,000 यूनिट की है, डेप्रीशिएशन 2 लाख का है, नेट एसेट 10 लाख के हैं, फिक्स कॉस्ट 4 लाख की है, रेजुअल इनकम इनकी है 30,000। 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्होंने ले रखा है। तो ये बेसिकली पूछना चाह रहा है आपसे, इसने बताया नहीं सवाल में, बट ये पूछना चाह रहा है आपसे कि यूनिट का रेट क्या होगा। ठीक है, मतलब सेल प्राइस क्या होगा, आपको सेल प्राइस क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें देखिए जी, आपके जो नेट एसेट हैं 10 लाख रुपए के हैं और डेप्रीशिएशन आपका कितना है? 12 लाख रुपए का है। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना है? 2 लाख का, सॉरी नॉट 12 लाख का। तो इसमें जस्ट एक तरह से वही निकालना है कि आपके 10 लाख रुपए पे एक तो इन्होंने ये फिक्स कर दिया है आपका। ठीक है, 12% की कॉस्ट लगानी है एक तो, और रेडियल इनकम आपकी डायरेक्टली दी हुई है। और फिर आपका ये डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपए दिया है। तो ये कि इतनी कॉस्ट को कवर करने के लिए क्या आपका सेल प्राइस होना चाहिए। ठीक है, ये निकालना है। तो देखो सेल प्राइस कैसे निकलेगा आपका? टोटल के लिए खर्चा दिया है, अगर आपके नेट एसेट 10 लाख रुपए के लगे हुए हैं और 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी कॉस्ट आएगी 1,20,000, है ना। 12 लाख पे कितनी आएगी? 1,20,000 प्लस आपकी ये इनकम रेजुअल इनकम है, ये आपको चाहिए मुनाफा है, ये रेजुअल इनकम है। अच्छा, और आपका फिर डेप्रीशिएशन लग रहा है, डेप्रीशिएशन आपका लग रहा है 2 लाख रुपए का। तो इतनी इतनी कॉस्ट आपको कवर करनी है। ये प्रॉफिट आपका डिसाइड किया है, ये एसेट पे आपकी कॉस्ट है और ये डेप्रीशिएशन लग जा रहा है। तो आपका पर यूनिट प्राइस कितना होना चाहिए? आप यूनिट बना रहे हैं
ये आपकी आप यूनिट बना रहे हैं कितनी 25,000 है ना। अच्छा हाँ, इसमें फिक्स कॉस्ट भी आप लगा रहे हैं ना, तो आपका 4 लाख फिक्स कॉस्ट भी आना चाहिए। ये इतनी कॉस्ट कवर करनी है हमें। देखो ये तो असट पे हमें जो कैपिटल कॉस्ट है वो, ये प्रॉफिट है बेसिकली एक तरह से, ये आपका डेप्रिसिएशन है और ये आपका फिक्स कॉस्ट है। तो इतनी कॉस्ट तो कवर करनी है टोटल हमें। तो आप देख लो इतनी कॉस्ट, इतनी चीजों को अगर हमें इतना चीजें कवर करनी है तो हमें 25,000 यूनिट के लिए क्या भाव रखना पड़ेगा। इसको 25,000 से डिवाइड कर दो सबको, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 25,000 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, ये कितना हो गया 1.5 लाख और 2 लाख 3.5 लाख 4 7.5 लाख, मतलब 7,50,000, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000। ठीक है 25,000, तो इससे आपका कितना आ गया, ये 7,50,000 है, तो आपका यूनिट का रेट कितना आता है इससे, 30 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो इससे आपका आंसर ये बी ठीक हो जाता है। इसमें इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन आपको ये निकालना पड़ेगा कि यूनिट रेट ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलता हूं मैं। 56 नंबर का सवाल है, ए कंपनी मेक्स कंपोनेंट एंड सेल इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी एंड आल्सो टू द एक्सटर्नल मार्केट। एक कंपनी कोई कोई एक कंपोनेंट बनाती है जो अपनी सब्सिडरी को भी बेचती है और एक्सटर्नल मार्केट को बेचती है। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस जो है आपका 24 रुपए पर कंपोनेंट है, विच गिव्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 40% ऑफ सेल। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड 1.5% यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, दिस हाउ एवर विल नॉट बी इनकर्ड इन इंटरनल सेल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस तो तभी लगेंगे ना जब आप एक्सटर्नल में जाएंगे। इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए तो S&D के एक्सपेंडिचर लगते नहीं। देयर आर नो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट टू मैक्सिमाइज द कंपनी प्रॉफिट। द ट्रांसफर प्राइस कितना होना है, ये ट्रांसफर प्राइस में सिंपल सिंपल जो भी इसका जो ये ट्रांसफर प्राइस ये कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए। एक तो आपका सीधा सीधा आपका जो एक तरह से ये मानिए कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें से हटानी पड़ेगी और इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपका S&D का एक्सपेंडिचर हटाना पड़ेगा। राइट, तो अब इसमें देखो, तो अब जो ये 24 रुपए एक्सटर्नल सेल है, इसमें आपका 40% जो है कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, जब आपका 40% कंट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है। तो ये मैंने आपको बताया भी था पहले जब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा था सवालों में, कि आपका एक्सटर्नल प्राइस जब जो है 24 रुपए ये दे रहे हैं, हमें निकालना है टारगेट प्राइस। तो टारगेट सॉरी ट्रांसफर प्राइस, नॉट टारगेट प्राइस। जब हमें निकालना है ट्रांसफर प्राइस इंटरनल यूनिट के लिए, तो जो आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपोनेंट जो आप बेच रहे हैं 24 रुपीज का, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, बेसिकली 24 रुपीज। अब ये 24 रुपीज पे आपको क्या आता है, आपको क्या मिल जाता है 24 रुपीज पे, कंट्रीब्यूशन जो है ये कितना देता है आपको, 40% ऑफ सेल। तो ये कंट्रीब्यूशन कितना देता होगा, 40% ऑफ सेल, 40% ऑफ सेल। ठीक है, ये देता होगा। तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती होगी, वेरिएबल कॉस्ट होती होगी 60% ऑफ सेल, सीधे सीधे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था ना कई बार, ये प्रूव करके बताऊं फिर लंबी हो जाती है क्लास। इसमें ये मान लीजिए अभी कि जैसे आपका अगर किसी कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन, आपका अगर आपका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, 40% ऑफ सेल है, 40% ऑफ सेल है। तो मैं क्या करूं, इसको 0.4s कर दूं, 0.4s कर दूं। ठीक है, तो s माइनस वी हो जाएगा। तो v क्या होगा बताओ मुझे, जब v आएगा 0.6 यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 0.6 हो जाएगी। तो सीधा सीधा आप चाहे तो ऐसे निकाल लो, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अदरवाइज आप याद करना तो याद कर सकते हो जैसे आपको उचित लगता है, ये तो आपकी मर्जी होगी कि कैसे आपको याद करना। अगर या तो आप ऐसे निकाल के देख लो, तो आपको यार हमेशा ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन 40% है तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60% होती होगी, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन का रेशो CS रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन का ये जो रेशो होगा, इनका आंसर 1 आएगा। तो अगर एक दिया है तो दूसरे को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस इस केस में मार्जिन कॉस्ट होनी चाहिए। मार्जिन कॉस्ट कैसे आपकी आ जाएगी, या वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप कहेंगे, वो आपका हो जाएगा इसमें से आपकी वेरिएबल कॉस्ट फिर कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 0.6 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है,
ये आपकी इस कॉस्ट पे आपको ट्रांसफर करना चाहिए, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग वाले या वेरिएबल कॉस्ट पे आपको ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन जब आप इसमें क्या कर रहे हैं, आपके एस&डी के जो एक्सपेंडिचर हैं इस वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है, इस वेरिएबल कॉस्ट में 0.6 इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब हुआ 0.6 इंटू सेलिंग प्राइस कितने हैं 24, ठीक है। तो ये होना चाहिए वैसे तो, लेकिन आपका क्या है इसमें, इसमें आपका एस&डी का एक्सपेंडिचर तो लग ही नहीं रहा, आप तो इंटरनल अगर कर रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, बेसिकली निकाल रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग ये निकाल रहे हैं ना आप, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया पहले तो मैंने, वेरिएबल कॉस्ट में जो कंपोनेंट इंटरनल केस में नहीं लगेगा तो उसमें क्या नहीं लगेगा, 1.5 इसमें से माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, इसको 6 ये 24 अगर है, इसको करके देखिए, ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो ये करके देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका आएगा, इन दोनों करेंगे तो 14.4 और ये माइनस का 1.5 इसमें से कीजिए तो आपका ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा 12.90, ठीक है, 12.90। तो ये आपका बी आंसर हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल रहे हैं वो केवल वेरिएबल कॉस्ट पे आएगी, राइट। अच्छा 57 नंबर का सवाल करते हैं। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज एट अंडर। एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है कंपनी की वो दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट 3 रुपए 60 पैसे दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 1600, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये आपका 1450 और मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका फेवरेबल है। ये आई थिंक रिपीट हुआ है सवाल, ये मैंने कभी कराया है आपको, मुझे देखना पड़ेगा, ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो ये पहले पार्ट ए में या बी में आया, मैं तेजी से इसको कर देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू सवाल या तो इन्होंने कॉपी कर दिया है, इसमें तो वैल्यू भी चेंज नहीं है, तो मैं पार्ट ए में या पार्ट बी में इसको कराया हूँ, मुझे ध्यान है। तो चलो हमें एक्चुअल प्राइस पर यूनिट निकालना है, एक्चुअल परचेज प्राइस पर यूनिट। तो जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है वैसे तो मैंने आपको कहा था कि इसमें फॉर्मूले कभी मत रटना, फॉर्मूले रटोगे तो आप कराओगे गलत वहाँ। कितने फॉर्मूले रटोगे, इसमें तो बहुत फॉर्मूले हैं। तो इसमें आपको पकड़ना है होना क्या है, बेसिकली लैंग्वेज से आपको सीख लो तो उसमें फिर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये पूछना चाह रहा है कि बेसिकली कि परचेज प्राइस पूछना चाह रहा है, तो हुआ क्या हुआ होगा, परचेज हुई होगी, सिंपल सिंपल सी बात। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपका जो ये आपका जो प्राइस है, स्टैंडर्ड जो ये प्राइस है आपका ये वाला, ये रहा स्टैंडर्ड यूनिट जो है, उन्होंने ये फिक्स किया होगा परचेजिंग के लिए, और वो खरीदने कितने गए, 1600 क्वांटिटी खरीदने गए, उनको फेवरेबल कितना मिला वेरिएंस, 240 रुपए मिला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, अब इसका परचेजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, कितनी आपने अलाउड की कितनी अलाउड नहीं की। भाई परचेजिंग जब हम करने गए, हमें हमें ये फेवरेबल वेरिएंस कब मिला, परचेज पे मिला। किस पे मिला, ऑन परचेज पे। वही वेरिएंस कहाँ से मिला मुझे, मुझे ये जो एक मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कोई सोची होगी, मैंने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची होगी यहाँ, मान लो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस सोचा होगा मैंने, और जब मैं खरीदने गया तो मुझे वो कुछ कम मिला होगा, एक्चुअल प्राइस जो होगा वो कुछ कम मिला होगा, तभी तो ये मेरा फेवरेबल आ गया। और मैं खरीदने कितनी गया, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मैंने कितनी की, 1600 क्वांटिटी मैंने परचेज की है। अब मैं तो परचेज करने गया था जिसकी वजह से मुझे ये फेवरेबल हो गया है, मैं कोई प्रोडक्शन करने थोड़ी गया था। तो ये तो इसलिए मैंने कहा कि ये काम का ही नहीं है आपके, मैं प्रोडक्शन करने गया नहीं था, मैं तो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने कुछ सोचा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, लेकिन रियल में जब मैं परचेज करने गया तो मुझे कुछ फायदा हुआ, तभी तो ये फेवरेबल आ गया। और क्वांटिटी कितनी परचेज करने गया, 1600 क्वांटिटी मैंने परचेज की। अब प्रोडक्शन के लिए कितनी अलाउ की, उसका परचेज से क्या मतलब है, तो ये आपको नहीं लेनी है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1600 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 3.6 हो गया, माइनस एक्चुअल प्राइस आपको ये निकालना पड़ेगा, और 240 है। तो इस इक्वेशन को, तो इसको आप सोल्व करिए तो कैसे आएगा, 240 इज इक्वल टू 1600 इंटू 3.6 माइनस 1600 इंटू एक्चुअल प्राइस। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम यू दिस 3.45, इस तरह से ये आप करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका ये वाला आ जाएगा, राइट। अब अगले सवाल पे चलते हैं, 58 नंबर का सवाल है। इसमें आपको क्या करना था, मैंने बताया ना कि आपको देखना है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है।
परचेज पे जब फेवरेबल हुआ तो उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको कुछ ज्यादा रखा होगा, ठीक है, आपको एक्चुअल में कुछ कम मिला होगा, तभी तो आपको फेवरेबल वेरिएंस मिल रहा है ना। परचेज पे एक्टिविटी क्या हो रही है, परचेज पे, तो परचेज में प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये एक मोटी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर का सवाल क्या है? 58 नंबर का सवाल है, सुवम लिमिटेड has a capacity of production of 80,000 and presently sells 20,000 at 100 rupees each. The demand is sensitive to selling price and it has been observed that the every reduction in 10% in the selling price, the demand is double. What should be the target cost? तो ये बेसिकली पहले भी सवाल मैंने कई दो, ये भी रिपीट हुआ है सवाल, पहले सवाल मैं करा चुका हूँ किसी पार्ट में, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपकी जो प्राइस डिमांड है वो इलास्टिसिटी है प्राइस के साथ, मतलब सेंसिटिव है, जैसे जैसे आप प्राइस कम करेंगे डिमांड बढ़ेगी। तो वो डाटा इन्होंने दिया हुआ है। अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है? फुल कैपेसिटी है आपकी 80,000, ठीक है, फुल कैपेसिटी है 80,000। अभी आप ऑपरेट कहाँ पे कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं 20,000 पे, ठीक है। और 20,000 पे जब ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, ये आपकी कैपेसिटी है। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि 10 रुपए अगर करोगे तो प्राइस कम करोगे 10 रुपए सेलिंग प्राइस तो डिमांड डबल हो जाएगी। यानी कि मैं अगर सेलिंग प्राइस 90 करूंगा तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 40,000 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर मैं और इसको 10 रुपए कम करूंगा तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 80,000 यूनिट की हो जाएगी, विच इज माई फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या करना है, टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी निकालनी है। तो ये आपकी फुल कैपेसिटी पे टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने आपको बताया था टारगेट कॉस्ट जो होती है टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट आपका दिया है प्रॉफिट मार्जिन 25% इन्होंने फिक्स किया हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस 80 रुपये हो गया आपका, और इसका 25% टारगेट प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेल, तो 80 इंटू 0.25 कर दीजिए इसको, तो दिस विल कम्स टू 80 माइनस ये 20 हो जाएगा, तो 60 रुपये शैल बी और दिस 60 रुपीज शैल बी और टारगेट कॉस्ट, ठीक है। तो ये सवाल भी रिपीट हुआ है, पहले भी हमने ये कराया है, और आपको मैंने पहले कराया है, तो दो या तीसरी बार रिपीट हुआ है इस 98 सवाल के अंदर ये। तो सवाल इसमें रिपीट हो रहे हैं एक तरह से, आप देखो, पर आपको कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई तकलीफ की बात होगी नहीं आपको इसमें, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया टारगेट, टारगेट सेलिंग प्राइस, आप टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 60 रुपए आ गई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अच्छा 59, कंपनी मेक्स एंड सेल सिंगल प्रोडक्ट, ये कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है। द सेलिंग प्राइस एंड द मार्जिनल रेवेन्यू ये दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस का एक इन्होंने इक्वेशन बताई हुई है और मार्जिनल रेवेन्यू का ये इक्वेशन बताई हुई है। वेयर द एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी मेक, एक्स जो है यहाँ यूनिट में दिया हुआ है। ये एक इन्होंने रिलेशन बेसिकली बताया कि सेलिंग प्राइस क्या है 50 रुपीज माइनस 0.001 एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितनी आप यूनिट करेंगे तो उसका एक इन्होंने सेलिंग प्राइस है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 50 माइनस 0.002 एक्स, एक्स इज द यूनिट प्रोड्यूस। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है बेसिकली? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जो इंक्रीज होता है, मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है? रेवेन्यू दैट इंक्रीज that that increases by producing या सेलिंग बेसिकली को बाई सेलिंग बाई सेलिंग 1 यूनिट, ठीक है। जब एक एडिशनल यूनिट आप बेचते हैं तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो उसको मार्जिनल, आपको ये कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। एक यूनिट के ज्यादा सेल करने से कितना रेवेन्यू बढ़ता है। The variable cost of amount to 20 रुपए per unit and fixed cost is 1 lakh rupee. In order to maximize the profit, the selling price should be, selling price आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली इक्वेशन में आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी दी हुई है 20 रुपए है, तो उसको आपको एक तरह से इक्वेट करना पड़ता है। ऑप्टिमम प्रॉफिट के लिए आपका जो है
ऑप्टिमम प्रॉफिट के लिए आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका एक बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो 15-20-25 मिनट का काम है ये, तो इसको कभी नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इतनी बात को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, हालांकि मैं रटने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा आपको कहना पड़ रहा है, बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन दिस तो इसके लिए पूरी क्लास चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि फॉर ऑप्टिमम जो है आउटपुट फॉर प्रोसेस, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, ऑप्टिमम प्रॉफिट के लिए आपको या मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या आउटपुट पे क्या रिलेशन आएगा, आपका रिलेशन आएगा कि 20 रुपए जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, दिस 20 रुपी, या इसको पहले मैं फॉर्मूले के टर्म में लिख देता हूं, ऑप्टिमम आउटपुट के लिए, ऑप्टिमम आउटपुट पे, ऑप्टिमम आउटपुट पर जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो आपके किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो जाए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करिए आप, हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसे, वैसे एक्स अगर निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आया, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है 20, मार्जिनल रिवेन्यू आपका क्या है 50 माइनस 0.002x। ठीक है, ये है, तो इससे आपकी क्या निकलेगी, एक्स क्या आ गई आपकी, एक्स आपकी आ जाएगी, दिस विल बिकम दिस, ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा आएगा 0.002x इज इक्वल टू 50 माइनस 20, तो ये 30 हो जाएगा, 30, और x जब रखेंगे इसको यहाँ नीचे लाएंगे 0.002 को जब, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपकी आ जाएगी 15,000 यूनिट। ठीक है, 15,000 यूनिट पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास आपका सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस 50 माइनस एसपी जिसको कहेंगे, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 50, ये है, माइनस 0.0000 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय द 15, दिस 15,000 राइट, तो इससे आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, दिस विल कम 50 माइनस ये 15 हो जाएगा, तो 35 रुपए पे आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 35 रुपए पे आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, जिससे आपका मैक्सिमाइज हो जाए प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको ड्राइव करेंगे किसी अगले उसमें अगर हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ फिर ये बड़ी लंबी हो जाएगी ड्राइव करने के लिए, कि वेरिएबल कॉस्ट पे कैसे ऑप्टिमम आपका मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि उसमें आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन का। ठीक है, तो वो मैंने भी बता रहा हूँ, अभी आप थोड़ा सा ये चीज को एक तरह से मेमोराइज कर लीजिए या याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लेके 60 पे है, एक कंपनी रिक्वायर 85 लैक्स rupees 85 lakhs in sale to meet the target net profit. The contribution margin is 30% and the fixed cost are 15 lakhs. What shall be the target profit? तो ये तो फिर टारगेट कॉस्टिंग वाला ही सवाल आ गया इसमें। हाँ, आपको इंडिविजुअल यूनिट का ना करके वो आपको कैसे निकलवा रहा है, आपको फुल सेल के उसमें निकलवा रहा है। ठीक है, तो आप देखो आपका ये सेल है, कंट्रीब्यूशन आपका 30% है, तो प्रॉफिट निकाल दो आसानी से, इसमें कुछ हो गया नहीं, जब कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, इसमें कंट्रीब्यूशन तो इन्होंने लिखा ही हुआ है ना, ये इस सेल पे आपको कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 30%, ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस आपका 85 लैक्स की जब सेल करते हैं तो आपका टारगेट प्रॉफिट मीट हो जाता है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 30% है, हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस सेल पे, कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 30% ऑफ 85 लाख, 30% ऑफ 85 लाख आपका हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, जो भी आएगा ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 85 इंटू 0.3, ये आपका आएगा, तो ये आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25,50,000, इतना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो ये कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए,
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करिए, फिक्स कॉस्ट तो आपका प्रॉफिट बचेगा ना, तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी 15 लाख है। तो प्रॉफिट कितना बचेगा आपको? 10,50,000 रुपए। ठीक है, 10,50,000। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10,50,000 रुपए। ए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये कह रहे हैं आप इन डायरेक्ट कैसे लिख दिया? देखो बेसिक इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि सेल प्राइस, सेल माइनस, सेल क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। देखो ये सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है? यहाँ कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट रह जाएगी, यहाँ प्रॉफिट रह जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ फिट करेंगे कॉन्सेप्ट का, तो ये आ जाएगा आपका। बेसिक इक्वेशन आप याद रखो, तो इससे आप बहुत सारे सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, तो यही चीज मैंने की है, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें से आप कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, टारगेट क्या मतलब? इस टारगेट पे आपका, इस टारगेट प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है आपका? टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, और कॉस्ट ये है, तो टारगेट नेट प्रॉफिट आपका जो बचेगा, आप आपकी जो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके बच जाए। ये 61 नंबर का सवाल कर रहा हूँ। इन ए फैक्ट्री where the standard costing system is followed, the production department consume 1100 kg of material at the rate of 8 rupees per kg for product X, resulting in the material price variance of 2200 favorable and material usage variance 1000 adverse। ठीक है, जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलोड होता है, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1100 केजी मटेरियल को प्रोड्यूस कंज्यूम किया, जिसका भाव 8 रुपए के हिसाब से था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मटेरियल के प्राइस पे जो वेरिएंस मिला वो 2200 रुपए फेवरेबल मिला, और मटेरियल के यूजेज पे जो वेरिएंस मिला वो 1000 रुपए का एडवर्स मिला। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट एक्स? तो ये पूछ रहा है आपसे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल सवाल की रीजनिंग के हिसाब से अपना काम करें, जो सवाल कह रहा है उसी हिसाब से करें। एक तो आप एक्टिविटी को सेपरेट करें। एक्टिविटी को सेपरेट करें का मतलब क्या है कि परचेज हो रही है तो परचेज में देखें परचेज में क्या हो रहा है, अगर मिक्स हो रहा है तो मिक्स में देखें मिक्स में क्या हो रहा है। तो जिस हिसाब से वो बोलेंगे वैसे ही आप अपना काम करते रहो। बेसिकली इन्होंने हुआ क्या, इन्होंने 1100 केजी मटेरियल कंज्यूम किया 8 रुपए के भाव पे। तो इनका हुआ क्या, इन्होंने एक्चुअल कॉस्ट जो है, इनकी एक्चुअल कॉस्ट जो हुई होगी वो आपकी कितनी होगी? 1100 इंटू 8, ये इन्होंने कंज्यूम किया। ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली एक तरह से कंज्यूम किया इतनी चीज, और इससे रिजल्ट क्या हुआ कि प्राइस में जो वेरिएंस आया 2200 रुपए का आया, और यूजेज में वेरिएंस जो आया वो जो आपका आया 1000 रुपए का आया। तो अगर मैं कोई भी फॉर्मूला ना बताऊं, मैं आपसे सिंपल ये कहूं कि भाई जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, ठीक है, ये छोटी सी बात समझ लो, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगी वो आपकी बराबर होगी कब? जब आपका कोई वेरिएंस नहीं होगा। कोई आपका वेरिएंस नहीं होगा, तब ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अब अगर इनमें कोई वेरिएंस है, मान लीजिए एक्चुअल कॉस्ट जो है और स्टैंडर्ड कॉस्ट में कोई वेरिएंस है, मान लो कोई फेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है, मान लो कोई फेवरेबल वेरिएंस है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, है ना, एक्चुअल कॉस्ट कम होगी और स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगी, है ना। अगर कोई फेवरेबल वेरिएंस है तो एक्चुअल कॉस्ट कम होगी और स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगी, है या नहीं? और अगर कोई एडवर्स एडवर्स वेरिएंस है तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी और स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होगी। तो इस केस में एक्चुअल कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अगर कोई वेरिएंस एडवर्स हुआ है तो उसको एडवर्स वेरिएंस कोई होगा तो मैं उसको यहाँ जोड़ दूंगा, है। और अगर कोई फेवरेबल वेरिएंस होगा तो उसको मैं यहाँ घटा दूंगा। भाई अगर आप देखो, अगर आप इसको ऐसा समझो, एक्चुअल कॉस्ट में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मेरे पास कोई वेरिएंस आ गया एडवर्स था, तो एडवर्स वेरिएंस जो भी था वो मैंने जोड़ दिया, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी बढ़ी हुई होगी। सिमिलरली अगर एक्चुअल कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, कोई फेवरेबल वेरिएंस है, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम आ जाएगी। इतनी बात तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब ये वाली चीजों को समझो। एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी है ये आपने कितनी कर ली? आपकी 1100 इंटू 8, ठीक है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट मुझे पता ही नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मुझे पता ही नहीं, लेकिन एडवर्स वेरिएंस कितना है? एडवर्स वेरिएंस जो है आपका है 1000 रुपए का, है ना? एडवर्स वेरिएंस 1000 रुपए का है, और फेवरेबल वेरिएंस कितने का है? 2200 रुपए का है। ठीक है, ये 2200 रुपए का है, ये मैंने कर लिया। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी? ये होगी आपकी 8800 रुपए है। और इसको अगर इधर ये प्लस में जाएगा, 8800 प्लस प्लस में क्या जाएगा? 2200। उधर अगर इक्वेशन को सही करेंगे माइनस 1000 रुपए यहाँ आ जाएगा, है। तो आपकी ये इस तरह से कितनी कॉस्ट आ जाएगी? ये 10,000 रुपए की आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई विज्ञान नहीं बताया आपको, मैंने सिंपल सी बात बता दी है, ये इतनी इतनी बस, कि अगर आप इसको मोटे तौर पे देखें तो इसमें कोई एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वो दुनिया भर के फॉर्मूले आप रखते हैं कुछ लोग, उसका कुछ उस तरह के कुछ ट्रिक्स ढूंढते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये है एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब क्या है कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम हुई होगी, एक्चुअल कॉस्ट कम हुई होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा हुई होगी। तो जो वेरिएंस है फेवरेबल, तो इन दोनों को इक्वेट करने में या तो मैं इसको यहाँ जोड़ूं, मान लो कोई फेवरेबल वेरिएंस है मेरे लिए, तो यहाँ फेवरेबल वेरिएंस को या तो इधर जोड़ूं, या इसको यहाँ कर दूं, यहाँ इसको घटा सकता हूँ, माइनस फेवरेबल वेरिएंस जो है। तो इनको इस तरह से आप जो है इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर आप समझें कि एक्चुअल कॉस्ट के लिए क्या होगा, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें अगर कोई फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है तो इसमें से आप इसको घटाइए फेवरेबल वेरिएंस को, और एडवर्स वेरिएंस आया तो इस साइड इसको जोड़िए एडवर्स वेरिएंस को। उल्टा आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ लिखी रहने दीजिए, एक्चुअल कॉस्ट यहाँ लिखी रहने, या इसको यहाँ करता हूँ, रुकिए। आप ऐसे कर लीजिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, तो आपका अगर यहाँ कोई फेवरेबल वेरिएंस आ गया है, फेवरेबल वेरिएंस आ गया है, तो इसमें क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी, तो यहाँ फेवरेबल वेरिएंस को जोड़ना पड़ेगा। और आपकी ये क्या होगी, ये कम होगी। एडवर्स वेरिएंस अगर आ गया है, एडवर्स वेरिएंस आ गया है, तो फिर यहाँ आपको ये घटानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतनी सिंपल सी बात को अगर समझ लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको 62 नंबर के सवाल पे लिए चलता हूँ। 62 नंबर के सवाल में क्या है, द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एबीसी। एबीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एक्टिविटी लेवल 60% और 20% पे, वेरिएबल कॉस्ट 12,000 और 16,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 20,000 और 22,000 है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट 20% कैपेसिटी के लिए क्या होगी ये बताना है। एक्टिविटी लेवल के साथ इनकी जो कॉस्ट का जो ये बिहेवियर है ये दिया हुआ है, डिफरेंशियल कॉस्ट बतानी है 20% कैपेसिटी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है। आप जो है इसमें देख सकते हैं कि जो आपकी जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, डिफरेंस इन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, वो 20% कैपेसिटी के लिए ही दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो ये 4,000 का है, ठीक है, और ये कितना डिफरेंस है, ये 2,000 रुपए का है। ठीक है, तो आपका कितना है ये 6,000 रुपए का जो डिफरेंस है। एक्टिविटी लेवल स्विच हो रही है 60 से 80, तो 6,000 आपका डिफरेंशियल कॉस्ट है 20% कैपेसिटी के लिए। भाई यहाँ कितनी 20% कैपेसिटी तो ऐड हो रही है, तो उसके लिए कितना डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी बन रही है, 6,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से सी आपका सही हो जाता है। तो ये तो वैसे भी विजिबल दिख रहा है इसमें कि 20% पे ही ये कॉस्ट चेंज हो रही है, तो दोनों जो लेवल पे चेंज हो रही है, डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर 20% कैपेसिटी, द सम ऑफ दिस 20 लेवल डिफरेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 63 नंबर का मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। बाई मेकिंग एंड सेलिंग 9,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, एंड वेयर एज इन केस ऑफ 7,000 यूनिट इट वुड लूज 10,000 इन स्टीड। मतलब ये कह रहा है कि अगर वो 9,000 यूनिट बनाती हैं, अगर 9,000 यूनिट कंपनी बनाती है तो इसको कितना प्रॉफिट होता है, 10,000 रुपए का। ठीक है, और अगर ये 7,000 बनाती है तो इसको कितना क्या होता है, लॉस हो जाता है 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 का लॉस हो जाता है। तो क्या करना है, द नंबर ऑफ यूनिट टू ब्रेक इवन, कह रहा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट के टर्म में।
तो आप देखो ये 2000 यूनिट का जो डिफरेंस है ये कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है भाई। 2000 यूनिट को अगर ये का डिफरेंस जो है 7000 बनाते हैं तो 10,000 का लॉस, और 9000 बनाते हैं तो 10,000 का प्रॉफिट। यानी कि 7000 से 9000 पे जाने पे कितना आपका हो जाता है, -10,000 से, -10,000 से आप कहाँ चले जाते हो, +10,000 पे। ठीक है, तो यानी कि आपको कितना एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन का फायदा हुआ, 20,000 का। 20,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न कर लिया आपने कितने पे, 2000 के यूनिट पे। यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर मैं कहूं तो कितना हो गया आपका, 20,000 डिवाइडेड बाई 2000, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका हो गया ₹10 पर यूनिट। ठीक है, ये बात में कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से होगी नहीं भाई। 2000 के लेवल स्विच करने से आपका 2000 का डिफरेंस है इन यूनिट्स में, 7000 से 9000 पे जाने पे आपका प्रॉफिट 20,000 रुपए, या कंट्रीब्यूशन का हो बेसिकली, नॉट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना चेंज होता है, 20,000 रुपए तक हो जाता है। अब एक बात बताओ, जैसे इन्होंने लिया है, मैंने आपको एक बेसिक इक्वेशन बताई थी कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही तो मैंने बताया था, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ करने के लिए। अब अगर इसको सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब इसको फुल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पूरे के लिए है, पूरा कंट्रीब्यूशन 9000 यूनिट का। तो 9000 यूनिट का अगर कंट्रीब्यूशन देखो तो 10, एक यूनिट का 10 है, इजिकल टू फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं, और इस पे प्रॉफिट कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, इससे फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 90,000, और ये 10,000 माइनस होगा तो 80,000 मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका सेलिंग, ये आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है आपकी 80,000 आ गई, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए यहाँ निकाल रखा है, तो इससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना आ गया, 8,000 यूनिट आ गया। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेरिवेशन भी कराए थे ये वाला, कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो वो आप मेरी डिटेल क्लास में जो है फुल फ्लैज वाली जो है उनमें देख सकते हैं। एमसीक्यूज में तो आपको कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हमें सवाल को अप्रोच करना है। 64 नंबर का सवाल लेके चलता हूं मैं आपके साथ। 1200 यूनिट ऑफ माइक्रोचिप्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ₹1,06,000 इन ए मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है कि जब केवल हम ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमारी मोनोपोली है, हम ही उसके कस्टमर वो है बनाने वाले, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं बनाता। या हमने मार्केट को इस तरह से, मतलब इस तरह से मार्केट में हमारी पकड़ है कि हमारा कोई कंपटीटर ही नहीं है। The fixed cost period is 74,000. The contribution in the monopoly market is as high as 3/4 of the variable cost. तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, जो मोनोपोली मार्केट में कंट्रीब्यूशन कितना है, 3/4 ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। डिटरमाइन द टारगेट सेलिंग प्राइस। टारगेट सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, मोनोपोली मार्केट में का यहाँ कोई खास ताल्लुक नहीं है, जस्ट एक वर्ड यूज हुआ है इन्होंने, सिंपल, मतलब मोनोपोली मार्केट से यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, ये जस्ट एक वर्ड केवल यूज कर लिया है। तो ये बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सवाल के लिहाज से। सवाल के लिहाज से तो आप अगर समझो कि हम 1200 यूनिट बनाते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट कितना हो जाता है, 1,06,000 हो जाता है। ठीक है, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 74,000 रुपए है। ठीक है, तो मैंने फिर वही आपको बताया कि आप अगर जो कंट्रीब्यूशन वाले सिस्टम की या मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर एक ही बेसिक इक्वेशन को याद रखें तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 1,06,000 रुपए, और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 74,000 रुपए। ठीक है, 74,000 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ दूं तो ये इधर इधर ये आ जाएगा, तो ये एस माइनस वी आ जाएगा पूरे पूरे उसके लिए, मतलब एन बी अगर हो यहाँ हो साथ में, राइट। तो अब ये क्या है, एन, एन मतलब जितनी हम यूनिट बना रहे हैं, और ये मान लो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली आपसे क्या पूछा था, सेलिंग प्राइस पूछा था। अच्छा, तो आपका ये 1200 एस माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा, 74,000 और 1,00,000,
इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000। ठीक है सर, ये आपका आएगा 1,80,000। अब क्या है बेसिकली, अब अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, ये दो चले गए, ये दो चले गए, तो ये आएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि S-V मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 150 रुपये, 150 रुपये। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने यहाँ दिया है कि जो वेरिएबल कॉस्ट का जो है ना, द कंट्रीब्यूशन इन द मोनोपोली मार्केट इज एज हाई एज 3/4 ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी भाई, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका 3/4 ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं करूं वेरिएबल कॉस्ट 3/4 इसका है, एक तरह से आप ये मान लो, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी इसकी आपको, वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 3/4 ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब 0.75 आप कह लो, तो आपका ये 150 रुपये जो कंट्रीब्यूशन है, इसको 0.75 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी ये क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 200 रुपये वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75% होगी, और क्या। ठीक है, ये 0.75%, 5.75 हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी निकल के आ गई इस सिस्टम से, 200 रुपये। सेलिंग प्राइस आपको कैसे निकालेंगे, जो कंट्रीब्यूशन था आपका, कंट्रीब्यूशन था सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कितना था, 150 रुपये। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट अलग से हमने 200 रुपये निकाल ली, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 150 रुपये प्लस 200 रुपये, तो कितना हो गया, 350 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये आपका आंसर डी करेक्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये जस्ट एक वही करना है, ये सब जो कुछ लोग इनसे कंफ्यूज होंगे, मोनोपोली मार्केट और ये सब, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट एक सिंपल सवाल है जो कि कंट्रीब्यूशन अप्रोच की बेसिक इक्वेशन पे काम करता है। अच्छा, 65 में मैं चलता हूँ। 65 में क्या है, एन ऑपरेशन है 90% लर्निंग कर्व एंड द फर्स्ट यूनिट जो है 28 मिनट लेती है, द लेबर कॉस्ट इज 20 रुपये पर आवर, हाउ मच शुड बी द सेकंड यूनिट कॉस्ट। तो सेकंड यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी बताओ भैया। फर्स्ट यूनिट आपकी कितनी लेती है, 28 मिनट लेती है। जब प्रोडक्शन डबल करते हैं तो मैंने आपको बताया था, चलो करते ही हैं यार सवाल को। फर्स्ट यूनिट क्या लेती है, 28 मिनट। जब इसको दुगना प्रोडक्शन करेंगे तो ये कितनी लेगी, 28 इंटू 0.9, ये 2 यहाँ कर लो, इतना लेगी जी। तो कितना लेगी साहब, ये आपका लेगी फिर 50.4। ठीक है, 50.4 मिनट लेंगी ये 2 यूनिट। तो ये कह रहा है सेकंड यूनिट कितना लेगी। ठीक है, जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों का कम्युलेटिव टाइम कितना होगा, 50.4। तो कह रहा है कि इसमें क्या है, इस टाइम में क्या क्या शामिल है, इस टाइम में फर्स्ट यूनिट भी शामिल है और सेकंड यूनिट भी शामिल है। तो इन दोनों का टाइम कितना है, इन दोनों का टाइम है 50.4, और इसका अकेली का टाइम कितना है, पहली वाली का टाइम कितना है, 28। तो सेकंड वाली का टाइम कितना बच गया, 50.4 माइनस 28। ठीक है, तो दूसरी वाली का टाइम कितना बचा आपका, 22.4 मिनट। ठीक है, दूसरी वाली आपकी 22.4 मिनट लेगी, राइट। अब ये कह रहा है कि लेबर कॉस्ट आपकी जो है 20 रुपए है पर आवर है। तो ठीक है, इसकी कॉस्ट के टर्म में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो लेबर टाइम, जैसे टाइम कम होगा वैसी कॉस्ट कम हो जाएगी उस हिसाब से। तो आपकी लग रही है 22.4 मिनट लग रही हैं। अब ये कॉस्ट आवर में दी हुई है, तो 1 आवर की कॉस्ट कितनी होगी इसमें, अच्छा, या कितने घंटे लगेंगे, अगर ये मिनट में है तो इसको घंटों में कन्वर्ट कर लो, 7 से डिवाइड कर दो, और कॉस्ट पर घंटे से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 22, 7 या 21, 1 14, 3 3 चौक 12, 7.4, इस तरह से आ जाएगा 7.4। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 7.47 आंसर आ रहा है यार, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। तो 7 के पर नियर तो यही है, यही वाला मान लो ठीक होगा फिर, और क्या, 7 के आसपास तो यही आंसर आ रहा है एग्जैक्टली, तो इसमें नहीं दिया हुआ है कोई भी ऑप्शन करेक्टली। तो यही यही मान लो आप, बी वाला ही आंसर ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं कि आप स्टेप वाइज काम करेंगे तो स्टेप वाइज आपको नंबर मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए।
इफ ए 66 नंबर का करते हैं, ए प्रोजेक्ट हैज ए नेट पीवी, एनपीवी जो है उसकी 30 लाख रुपए है, एंड द प्रोजेक्ट हैज ए एनपीवी ऑफ 50 लाख, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ बी इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो बी इज सेलेक्टेड सिंपल है, आपको सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या आपके पास था, जब आपने कोई, आपके पास दो प्रपोजल हैं, आपकी एक प्रोजेक्ट की एनपीवी 30 लाख है, दूसरे की 50 लाख है, अगर आपने 50 लाख वाला सेलेक्ट किया तो उसके अगेंस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव 30,000 वाला है, ये सॉरी 30 लैक्स वाला है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 30 लाख रुपए की। तो आपका ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। तो ये मैंने आपको कई बार, ये सवाल पहले भी आ चुका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको क्या देना है कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, जैसे मैंने वहां भी कई बार समझाया था कि म्यूचुअल फंड और ये वाला लो, एक बार जरा सा जस्ट एक मिनट के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए एफडी करते हैं और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एफडी वाला बैंक का इंटरेस्ट 6% देता है मान लो, और म्यूचुअल फंड वाले का एक्सपेक्टेड रिटर्न से 12% है। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो आप अगर इसको एमएफ को चूज करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई इस केस में, बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर ये नहीं करते तो क्या करते, एफडी में करते तो 6% इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती। तो इस केस में सिमिलर ऐसा ही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 67 नंबर का सवाल लेता हूँ, ये कंपनी ऑपरेट ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा बाद में, सिस्टम टू एट्रीब्यूट्स ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए कैसे ओवरहेड को कैसे करते हैं, उसको एट्रीब्यूट करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एबीसी सिस्टम से। In its budget for the year ending 31st August, the company expected to place a 2,000 परचेज ऑर्डर एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख। भाई इन्होंने एक बजट बनाया कि हम इसमें क्या करेंगे, 2,000 परचेज ऑर्डर देंगे जिसकी कॉस्ट होगी 1 लाख रुपए की। ठीक है, हम कितना देंगे, आपका 2,000 परचेज ऑर्डर देने की हमारी संभावना है, मतलब संभावना क्या है, हाँ एक्सपेक्टेड ही है, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 1 लाख रुपए। तो आपका पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी निकल जाएगी, इसी को कहते हैं, ये चीज जो होती है कॉस्ट पूल होती है, और ये होती है परचेज ऑर्डर, जो इस केस में हो जाएगा कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। तो कॉस्ट ड्राइवर की जो रेट आएगा, कॉस्ट कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आ जाएगा इस केस में, मतलब कॉस्ट ऑफ पर परचेज ऑर्डर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई कितना, 2,000 है, तो कितना आएगा जी, ये 2,000 से करेंगे तो आपका ड्राइवर का रेट कितना आ जाएगा इसमें, 50 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है, 50 रुपए 50 पर ऑर्डर, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो आपका ड्राइवर का रेट निकल गया। दिस एक्टिविटी एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट वर बजटेड टू अकर एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द बजट विच इज डिवाइडेड इनटू 13 वीक। कह रहे 13 वीक का हमने जो बजट बनाया उसमें 13 वीक में थ्रू आउट यूनिफॉर्म रेट से कॉस्ट इस तरह से इनकर्ड होगी। ड्यूरिंग द 4 वीक के पीरियड में इन्होंने क्या किया, 200 परचेज ऑर्डर दिए जो कि 9,000 की कॉस्ट पे प्लेस किए इन्होंने। तो इन्होंने किस हिसाब से रिकवर किए होंगे भाई, ये बेसिकली एग्जैक्टली जब हम ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे हम करा था हमने, तो हमने 50 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से अलोकेट कर रहे होंगे अपनी कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम 200 परचेज ऑर्डर, अगर हम की कॉस्ट कितनी हमने डाल दी होगी वहां पे, एलोकेट ऑलरेडी कितनी कर दी होगी हमने, एलोकेट कितनी कर दी होगी एबीसी के हिसाब से, एबीसी के हिसाब से हमने कर दी होगी 200 इंटू 50, तो कितनी हो गई होगी 10,000, कितनी कॉस्ट एलोकेट कर दी होगी। लेकिन एक्चुअल में आपकी कितनी लगी, 9,000 ही लगी। तो आपने कितनी की होगी, ओवर एब्जॉर्ब की कर दी होगी ना, इसमें ओवर रिकवरी कर दी होगी ना, तो कितनी होगी 1,000 की, 1,000 की ओवर रिकवरी होगी। भाई आपने जो था इसमें ज्यादा ज्यादा रेट से आपका आ गया, आपका रियल में रेट कम आ रहा है, तो 1,000 रुपए की आपकी क्या हो गई, 1,000 रुपए की आपकी क्या हो गई है, ओवर रिकवरी हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एम्पायर होटल हैज ए कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम एंड 20 डबल रूम्स, एवरेज ऑक्यूपेंसी 70% फॉर द 365 डेज ऑफ द ईयर। कह रहा है इनकी जो एक होटल की जो कैपेसिटी है वो 100 सिंगल रूम है, उसमें कितने सिंगल रूम है, 100 सिंगल रूम है। ठीक है, होटल में 100 सिंगल रूम है और 20 डबल रूम है, और इनकी जो 70% ऑक्यूपेंसी है 365 डेज की, कितने परसेंट ऑक्यूपेंसी है, 70% ऑक्यूपेंसी है।
द रेंट फॉर ए डबल रूम इज कैप्ट 130% ऑफ द सिंगल रूम। मतलब इसका एक रूम का रेंट जो है इसके रेंट के 130% है। मतलब अगर इसका 100 रुपए रेंट है तो इसका 130 रुपए रेंट है एक दिन का, बेसिकली डबल डबल बेड वाले का या डबल रूम वाले का। द टोटल रूम ऑक्यूपेंसी इन ए ईयर इन टर्म ऑफ द सिंगल रूम इज क्या होगी? टोटल ऑक्यूपेंसी निकालनी है सिंगल टर्म में, तो ये तो ऑलरेडी इन सिंगल है, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट इसका किराया कितना होगा? देखो ये 100 तो ये हो गया, प्लस इसका 1.3 इंटू 100, सॉरी 20, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सिंगल रूम रेंट के कितना आएगा? 100 ही हो जाएगा। और 1.3 इंटू 2 कितना हो गया? 13 दूनी 26, 260, ठीक है, 260 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये है? नहीं 1.3 इंटू नहीं 36 हो जाएगा, सॉरी 36, 36, 26, सॉरी 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो आपका 70% ऑक्यूपेंसी है आपकी, और ये आपका 126 सिंगल रूम इक्विवेलेंट है, और 365 दिन, तो इतना आपका ऑक्यूपेंसी रेट आ जाएगा। 70% तो टोटल ऑक्यूपेंसी है, ये मैंने रख दी। 26 कहाँ से आया? 26 ही है, 126, सॉरी 126 आया आपका यहाँ से। आपकी ऑक्यूपेंसी इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम है, सिंगल रूम के टर्म में, इन टर्म ऑफ द सिंगल रूम, और 365 डे आपके लगते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आपका पॉइंट, एक मिनट, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे आएगा ये? 0.7 इंटू 126 इंटू 365, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.7 इंटू 126 इंटू 365। तो 32,193 आंसर आ रहा भाई, 32,100, ये आ गया 32,193। तो ये आएगा 32,193, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर ये आ जाएगा 32,193। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। चलो आगे चलते हैं 69 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस? कह रहा कौन सी बात करेक्ट है इनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बताना है हमें क्या करेक्ट है। तो नेटवर्क आप जानते हैं, सीपीएम पार्ट, ये सब मैंने तो अभी आपको कभी बताया नहीं इसमें तो। लेकिन सीपीएम पार्ट में क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस में एक्टिविटीज का हम एक तरह से जाल बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह से होगी, कौन प्रीडिसेसर होगा, कौन सक्सेसर होगा। तो मान लो इस तरह से एक एक्टिविटी इस तरह से बनता है, मान लीजिए कोई एक्टिविटी ए से बी तक जा रही है, हाँ, और ए सी कोई एक्टिविटी है, फिर इसका मान लो इसके बाद फिर एक एक्टिविटी है ये, है डी वाली, और यहाँ इसका ये, इस तरह से एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है, जैसे ए बी एक एक्टिविटी है, ए सी एक एक्टिविटी है, तो और फिर क्या है आपका बी बी डी एक एक्टिविटी है, और सी डी जो इसमें ये डमी एक्टिविटी इस तरह से दिखा दी जाती है। तो इस तरह से इसको कहते हैं नेटवर्क, एक्टिविटीज का एक तरह से सिक्वेंसिंग को नेटवर्क कहते हैं। तो there can be one or more activity without a predecessor in the network. There can be one or more activity without a predecessor in the network. हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। एक एक्टिविटी ए और बी, मान लीजिए ये इस तरह की एक्टिविटी है, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए आपको, ये इस तरह की भी एक्टिविटी हो सकती है नेटवर्क में। तो इन एक्टिविटीज का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, मान लीजिए ए बी है ये वाली, ठीक है, और ये मान लीजिए कुछ और मान लीजिए इसको, ये है। तो इसमें कहने का मतलब है ये हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल, कोई प्रीडिसेसर के बिना कोई एक्टिविटी इसमें हो सकती है, राइट। एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है किसी नेटवर्क में जिनका कोई प्रीडिसेसर ना हो, इस तरह से हो सकती हैं ये, हैं, और फिर यहाँ ये जाके इस तरह से ऐसे हो, तो इनका कोई इन वाली का कोई प्रीडिसेसर तो है नहीं, जैसे इसका प्रीडिसेसर ये है। तो दिस इज करेक्ट। तो आंसर तो आपका यही आ गया। लेकिन चलो बाकी को पढ़ लेते हैं। वेयर टू एक्टिविटी हैव द सेम स्टार्ट एंड सेम एंड इवेंट, ठीक है, जहां पे आपकी सेम स्टार्ट और सेम एंड इवेंट है। वन ऑफ द एक्टिविटी इज नंबर डिफरेंटली एंड देन कनेक्टेड टू ए डमी एक्टिविटी टू द ओरिजिनल स्टार्ट इवेंट।
ये क्या है, कह रहा है कि दो एक्टिविटी का सेम स्टार्ट और सेम एंड इवेंट हो, ठीक है, दो एक्टिविटी का सेम स्टार्ट और सेम एंड इवेंट हो। तो ये क्या कह रहा है कि the end event of one of activity is numbered differently and then connected by the dummy activity तो original start point। तो इस तरह से ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है, डमी एक्टिविटी ऐसे नहीं लगती, ये गलत बता रहा है। तो दिस इज डमी एक्टिविटी तो कहीं ऐसी लगती है जो जहाँ पे आपको नेटवर्क को बस कनेक्शन दिखाना हो, वहां पे कोई रिसोर्स और ये सब कंज्यूम नहीं होते। तो ये ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं होती कभी भी, ये अगले पॉइंट पे कहीं जाके लगती है, ओरिजिनल पे नहीं आती। व्हेन द क्रशिंग इज कैरिड आउट, क्रशिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग में क्या होता है, नेटवर्क के जो क्रिटिकल, हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी को टाइम कम करते हैं उनका, ठीक है, तो क्रशिंग कहलाता है उसको। द नॉन क्रिटिकल पाथ हैव टू रिमेन नॉन क्रिटिकल, ये भी गलत है। जब आप क्रशिंग करते हैं तो पहले कोई पाथ अगर क्रिटिकल, पहले कुछ एक पार्ट था फिर दूसरा बन जाता है, तो ये भी आपका गलत है, वो रिमेन क्रिटिकल नहीं रहता, जो नॉन क्रिटिकल था वो नॉन क्रिटिकल नहीं रहेगा, वो क्रिटिकल बन सकता है। इफ द क्रिटिकल पार्ट इज लॉन्गर देन द अदर पाथ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रिटिकल पार्ट तो लॉन्गेस्ट पार्ट ही होता है। द प्रोजेक्ट में बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग द पाथ हैविंग द शॉर्टर इक्वेशन, ये गलत है। देखो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट तो क्रिटिकल पाथ ही होता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये भी आपका गलत है ना, क्रिटिकल पाथ जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर तो आपको पहले मिल ही गया था कि ये प्रेडिसेसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। 70 नंबर का सवाल क्या है, 70 नंबर के सवाल में, ए कंपनी हैज ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द सेल आर 3,20,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट दैट सेल इज 2 लाख, हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज, द वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप बाय 30,000। तो ये बताना है, ये कह रहा है कि आपका इस सेल पे आपका, ये सेल पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपए है, 3 लाख की आप 3,20,000 की आपकी जो मतलब एक तरह से सेल है 3,20,000 की, उस पे आपका जो है 2 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा अगर आपका ये 30,00,30,000 से आपकी वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप निकालते ही आए हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे होता है आपका, ये आपका होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, यही होगा और क्या होगा, ठीक है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और सेल आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको मैं अगर करूं तो ये आपका आएगा 3,20,000 माइनस 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3,20,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो ये क्या आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है दिस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 37.5% आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच वुड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज, वेरिएबल एक्सपेंसेस को ड्रॉप कर दिया, जब आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को ड्रॉप किया तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो आपका इंक्रीज ही होगा, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है। तो ये पहले तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ये है डिक्रीज का तो एक ही खैर इन्होंने दिया हुआ है, तो डिक्रीज तो होगा नहीं। अब आप इन्होंने क्या किया, आपका कंट्रीब्यूशन इससे ये कम कर दिया, तो अब नया निकाल लो। अब नया कंट्रीब्यूशन कितना होगा, नया कंट्रीब्यूशन होगा आपका 3,20,000 माइनस 2 लाख में से 30 लाख को हजार को घटाइए, तो ये होगा 1,70,000, ठीक है, ये निकाल लो आप 1,70,000 है। तो आपका ये फिर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1,50,000 आ गया सीधे सीधे है। तो आप सी एस रेशो फिर निकाल लो, 1,50,000 डिवाइड बाय 3,20,000, ठीक है, ये निकाल लो। तो ये परसेंटेज की टर्म में कितना आएगा, दिस विल कम्स टू 46.875%।
तो कंट्रीब्यूशन तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस से आप निकाल लो कितना हो गया, 46.875 माइनस के 37.5। ठीक है, तो इन दोनों को आप निकालोगे तो क्या आपका आंसर आएगा 9.375। तो 9.375 इंक्रीज हो जाएगा, ये हो गया आपका 9। आपका आंसर हो गया बी इसमें करेक्ट। ठीक है, अब मैं अगले सवाल पे लेके चलता हूँ। 71 नंबर का सवाल है, ट्विन लिमिटेड यूजेज जस्ट एंड ब्लैक फर्स्ट अकाउंटिंग। जिट जस्ट इन टाइम होता है और ब्लैक फ्लश अकाउंटिंग में आपको पहले भी ये सवाल आई थिंक करा चुका हूँ, उसमें नुमरल का खाली चेंज है। इट डज नॉट यूजेज द रॉ मटेरियल स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। वो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप इसमें क्या करते हैं जिट में और बैक फ्लश में क्या करते हैं। जिट में तो आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हो, बैक फ्लश में क्या करते हैं कि आप जब तक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आता उस तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करते इन्वेंट्री की, है ना। तो बाद में ही जब सब काम हो जाता है तब आप रिकॉर्ड करते हैं सारे मटेरियल की इशू और मटेरियल के अकाउंट और फिर WIP के अकाउंट, ये सब करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनली कैसे करते हैं कि जब मटेरियल आता है पहले आप मटेरियल का अकाउंट बनाते हैं, फिर आप इसको WIP में ट्रांसफर करते हैं, फिर WIP के बाद आप इसको फिनिश्ड गुड में ट्रांसफर करते हैं, फिर फिनिश्ड गुड के बाद आप क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से करते चले जाते हैं आपको इसको। लेकिन बैक फ्लशिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे आप केवल यहीं पे आप रिकॉर्ड करते हैं, ये सब रिकॉर्डिंग नहीं करते। और अगर इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड में और फिनिश गुड में कोई आपका फर्क है तो उसको फिर बैक फ्लश करते हैं, फिर उसको बैक फ्लश करते हैं इन दोनों के उसमें। तो आपको ये फिर पता चल जाता है कि मेरा फिनिश गुड कितना है। फिर फिनिश गुड्स वाले अकाउंट में अगर इनमें कोई फर्क है तो फिर इसको यहाँ नहीं लेके आते हैं WIP में, तो इसीलिए इसको बैक करते हैं, मतलब बैक कैलकुलेशन हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप फिनिश गुड बनाएंगे, फिर अकाउंट बनाएंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट से आप WIP बनाएंगे, और WIP से अगर कुछ यहाँ फर्क आ रहा है तो इनके दोनों साइड में तो क्या होगा, ये मटेरियल अकाउंट बनेगा। मतलब आप इसीलिए इसको बैक बैक ये वर्ड जो है यहीं से आया, बैक फ्लश, मतलब बैक फ्लश, फ्लश जो हुआ बैक होने पे फ्लश हुआ। नॉर्मली तो ये इस तरह से चल रहा था मटेरियल WIP फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो बैक फ्लशिंग में क्या गया, ये तीन अकाउंट तो बनाते नहीं है, वहां पे केवल जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप अकाउंट बनाते हैं तो अगर यहाँ की इनकी दोनों साइड में कोई डिफरेंस है तो इसको फिर यहाँ बैक फ्लश करते हैं, इससे फिनिश गुड अकाउंट बनता है। फिनिश गुड अकाउंट को में कोई डिफरेंस आता है तो फिर यहाँ इसको फ्लश करते हैं वापस पीछे की तरफ, तो ये आपका WIP बनता है। और WIP में भी कोई डिफरेंस आता है तो फिर इसको फिर मटेरियल में इस तरह से फ्लश करते रहते हैं इसको, तो इसीलिए इसका नाम बैक फ्लश पड़ जाता है। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपको जस्ट एक प्रोसेसिंग बताई कैसे होता है। अब ड्यूरिंग सितंबर 18 2018 10,000 यूनिट वर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। 10,000 यूनिट बनाई गई और बेच दी गई। ठीक है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट is 150 rupees which included 60 rupee material. During the September 9,90,000 cost of conversion incurred हुई। तो डेबिट बैलेंस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड में क्या होगा, देखो डेबिट बैलेंस कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड में, भाई आपका 150 रुपए का पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, तो 10,000 के लिए कितनी कॉस्ट आएगी आपकी, 10,000 के लिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 10,000 के लिए आप कॉस्ट निकाल लो, 150 15 लाख आ जाएगी, कितनी आ जाएगी है, 15 लाख ही आ जाएगी। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट इसकी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैं इतना लिखने में थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हो जाएगी भाई, 10,000 यूनिट की 150 के हिसाब से हो जाएगी 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आपकी हो जाएगी। अब इसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपए के हिसाब से 10,000 पे 6 लाख आ जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6 लाख आ जाएगी। ठीक है, 6 लाख की आ जाएगी। तो बाकी कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल की कॉस्ट को अगर इसमें से निकालेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट होगी, सीधे सीधे कन्वर्जन कॉस्ट होगी है, तो ये कितनी होगी 9 लाख है, 9 लाख। आपने एक्चुअली इनकर्ड कितनी की है, 9,90,000। ठीक है, आपने कितनी इनकर्ड की है, 9,90,000। ठीक है, तो ओवर इनकर्ड कितनी की है आपने, एक्सेस कितनी चार्ज की होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, 90,000। ठीक है, 90,000 आपने एक्सेस चार्ज की होगी। तो इसमें आपका डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, जब आपका कॉस्ट गुड्स सोल्ड अकाउंट बन रहा होगा तो ये इस तरह से बन रहा होगा, यहाँ पे यहाँ आपका डेबिट बैलेंस जो आ रहा होगा 9,90,000 इस तरह से आ रहा होगा आपका, सॉरी ये आपका आ रहा होगा 15,90,000। 15 लाख तो आपका
15,90,000 और 15 लाख तो एक्चुअली होनी चाहिए थी, और आपका चूंकि आपने मटेरियल कॉस्ट प्लस आपकी कन्वर्जन कॉस्ट, तो ये 90,000 आपने ज्यादा की, 6 लाख तो आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी। तो ये इस तरह से आपका 15,90,000 आपका बैलेंस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है सी करेक्ट। तो बैक फ्लशिंग और जिट को अभी मैंने आपको वो क्लास छूट गई थी, अभी उसको अपलोड करेंगे शॉर्टली जैसे ही टाइम मिलेगा। तो बैक फ्लश में मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको बैक फ्लश करना पड़ता है, आप तब तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते जब तक आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आता। मतलब ट्रेडिशनल में जैसे मटेरियल अकाउंट बनाएंगे, फिर WIP मटेरियल, WI को इसको मटेरियल को WIP में ट्रांसफर करते हैं, WIP को फिनिश्ड गुड में ट्रांसफर करते हैं, फिनिश्ड गुड को फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में करते हैं। तो ये ऐसे ट्रेडिशनली होता है, लेकिन बैक फ्लश में ये हम अकाउंट बनाते नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग करते नहीं है, हम यहाँ सीधा बनाते हैं। अगर इन दोनों में यहाँ इनकी साइडों में कोई डिफरेंस होता है तो इसको बैक ये बनाते हैं, इसी को बैक फ्लश करते हैं, फिर इसको बैक करते हैं, फिर इसको बैक करते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल क्लास में हम आपको बताएंगे जब उसको करेंगे। अभी तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट थी मैंने बता दी। 72 नंबर पे चलते हैं। 72 नंबर में एक कंपनी ऑपरेट ऑन द स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम पे ये काम करते हैं। द बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द कंपनी फॉर द लास्ट ईयर वर्थ 3,30,000 एंड बजटेड आउटपुट वाज 2,20,000। तो ये बजटेड आपकी ओवरहेड जो थे 3,30,000 थे, यूनिट कितनी थी 2,20,000 थी। तो आपका रिकवरी रेट क्या रहा होगा? रिकवरी रेट रहा होगा आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से 3,30,000 और 2,20,000 को इसको निकालिए तो आपका कितना आएगा ये 3/2 यानी कि 1.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपका रिकवरी रेट रहा होगा ओवरहेड का स्टैंडर्ड के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर द टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिटेड टू फिक्स्ड प्रोडक्शन कंट्रोल अकाउंट वाज 2,60,000। एक्चुअल आउटपुट 2 लाख थी। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट आपकी 2 लाख थी, और उसके लिए आपका जो ओवरहेड आपने डेबिट जो हुए वो कितने हुए 2,60,000 रुपए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने होने चाहिए थे 2 लाख इंटू 1.5 रुपए, है ना। तो कितना होना चाहिए था ये 2 लाख इंटू 1.5 रुपए, ये मतलब आपका होना चाहिए था, है। तो ये कितना आएगा आपका 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है। तो आपने एक्चुअल में तो ऐसे ऑब्जर्व इसको ऐसे एलोकेट किया होगा, लेकिन आपका हुआ कितना खर्चा 2,60,000 का। तो आपने जो स्टैंडर्ड के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लिया होगा वो ज्यादा कर लिया होगा ना, 40,000, 40,000 आपने ज्यादा कर लिया होगा। भाई हम क्या करते हैं रिकवरी रेट इस तरह से रिकवर करते जाते हैं, बाद में देखा है तो 2,60,000 ही हुआ, तो हमने 40,000 ओवर एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट है, हमने 40,000 रुपए ओवर एब्जॉर्ब कर लिया। पहले आप रिकवरी रेट निकाल लो, रिकवरी रेट के हिसाब से 2 लाख के लिए 2 लाख के लिए कितना आना चाहिए था 3 लाख, 3 लाख आना चाहिए था, और एक्चुअल में आया कितना आपका 2,60,000। तो आपने ओवर एब्जॉर्ब कर लिए जो आपके ओवरहेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 73 नंबर का सवाल है। 73 में आपका देखिए, फैक्ट्री मेक ओनली वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट XYZ इन ए गिवन प्रोडक्शन पीरियड। कंपनी क्या है एक ही प्रोडक्ट बना सकती है, एक्स बनाए वाई बनाए या जेड बनाए। ठीक है, एक प्रोडक्शन पीरियड में। इसका डाटा दिया हुआ है XYZ का, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, एज्यूम दैट देयर इज नो कंस्ट्रेंट फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और द डिमांड और सिमिलर रिसोर्स आर कंज्यूम्ड बाय द XYZ। कह रहा ना तो कोई कंस्ट्रेंट है, ना कोई रिसोर्स यूटिलाइजेशन की कंस्ट्रेंट है, ना कोई डिमांड की कंस्ट्रेंट है, और ये XYZ जो है आपके सिमिलर ही मटेरियल यूज करते हैं। तो क्या कहना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है जेड को बनाने के लिए। जेड को अगर बनाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी। तो सबसे पहले देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1,000 जेड का, इसका कितना है 1800 950। तो ये कितना है आपका 50, कितना आएगा 1800 माइनस 950, 1800 माइनस, और ये कितना आएगा भाई 1800 माइनस 950, तो ये आएगा आपका 850। ठीक है,
850 और ये कितना आएगा 800। ठीक है, तो जेड को कह रहा है, जेड को, तो जेड को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? वाई। भाई इस पे 1000 मिल रहा है, इसके बेस्ट, अगर इसको नहीं बनाएंगे तो ये आपका बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो 850 यानी कि वाई वाला जो कंट्रीब्यूशन है 850 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 74 नंबर, एबी कंपनीज इज ए सुपरमार्केट ग्रुप दैट इनकट द फॉलोइंग कॉस्ट। ठीक है, एबी कंपनी जो है सुपरमार्केट ग्रुप की है, जो कि ये कॉस्ट इनकट करती है। ब्राउट इन प्राइस ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रीपैकिंग और पैकआउट प्रायर टू स्टोरेज बिफोर सेल। ठीक है, तो ये कॉस्ट ये इनकट करती है चार। एबी कंपनी कैलकुलेटिंग ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट वुड इंक्लूड, कौन कौन सी कॉस्ट ये इंक्लूड करेगा? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट में तो ये सारी कॉस्ट ही इनकर्ड होंगी इसमें, तो क्योंकि ये तो आप देखो ये वाली आपकी डायरेक्टली मटेरियल है, इन्वेंट्री के फाइनेंस जो हुआ है डायरेक्टली है, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट है ना, और कॉस्ट ऑफ रीपैकिंग प्रायर टू स्टोरेज और बिफोर सेल, तो ये सारी ही कॉस्ट इनकर्ड हो जाएंगी। तो इसमें तो फिर मेरे हिसाब से सभी सभी इनकर्ड हो जाएंगी ना इसमें तो फिर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपकी सारी कॉस्ट, क्योंकि आइडेंटिफिएबल है सारी कॉस्ट अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कॉस्ट विच आर आइडेंटिफिएबल, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रही हैं। तो ये आपका हो ही रहा है, ये आपका हो ही रहा है, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट आपकी हो ही रही है, उसी प्रोडक्ट की होगी ना ये तो, और पैकिंग की भी हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके, डी ऑप्शन करेक्ट है। 75 में क्या है? 75 में आपका है S limited manufacture a product whose time for the first unit is 1000, is it experience a learning curve 80%, what will the time taken for the 5 से 8 यूनिट बनाने का टाइम टेकन कितना है? ये तो आप अब निकाल लो, मैंने तो इतने सारे सवाल करा दिए। ठीक है, यहाँ ये देखना है कि वो कई बार पूछेगा आपसे 5th यूनिट या 8 यूनिट ऐसे पूछेगा। यहाँ कह रहा है 5 से 8 यूनिट वाला, ये सवाल एक बार पहले हो चुका। तो जब फर्स्ट यूनिट बनाता है तो कितना लगता है जी? 1000 घंटा लगता है। फर्स्ट यूनिट बनाता है तो 1000 घंटा लगता है। जब ये आपका जब ये आपके 2 यूनिट बनाएगा तो कितना लगना चाहिए? 2000 इंटू 0.8। ठीक है, लर्निंग कर्व 0.8 है। जब ये 4 बनाएगा तो कितना होगा जी? 4000 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, और जब ये 8 बनाएगा तो ये कितना होगा? 8000 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो इसमें क्या करो, 5th to 8 के लिए क्या करो, इसमें कौन कौन सा है? 8 में क्या है? 8 में आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 5th to 8 वाले में ये है। तो और इसमें यहाँ तक क्या है? ये 4 तक है, ये वाला 4 तक है। तो ये वाला जो टाइम है, और ये वाला जो टाइम है, बड़े टाइम में से ये घटा दोगे तो ये 5th to 8 वाला बचेगा। तो इसको कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेट करो 4000 इंटू 8.8 इंटू 0.8, 8 8 64, ये कितना आएगा? एक मिनट कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 2560, और ये वाला आपका आ जाएगा कितना? 4096। तो 5th to 8 वाला टाइम, ये वाला टाइम जो है कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4096 माइनस 2560। ठीक है, तो दिस विल बी 1536। ठीक है, तो 1536 आवर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये 98 सवाल बचे हुए हैं, मतलब हैं, तो 75 तक हम आ गए हैं। अगली सवाल में आपके जो रिमेनिंग 15-20 सवाल बचे हैं उनको कर देंगे। तो इस तरह से ये पार्ट डी में खत्म हो जाएगा। आज मैं पार्ट सी पे ही रोकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76 से 98 हम करेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो ये मैं शॉर्टली आपको 1 या 2 दिन में इसको करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। विद दिस, थैंक यू।